स्टार्ट हुआ, लाइव होगा। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक उठ रही है बस। हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आइए। आपका गुरु जयदीप सिंह आ चुका है, आप सभी लेट हैं, चलो फटाफट आओ। चलिए डियर, सो आज जो हमारा है वोकैब सेशन नंबर 30 है। आज हमारे 30 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और मैं फिर से सेम रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने पहले 30 सेशंस नहीं देखे हैं वो पहले जो है 30 नहीं 38 तो आज है, पहले 29 सेशंस नहीं देखे हैं वो पहले 29 सेशंस भी देखो। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, हवाबाजी बिल्कुल नहीं, स्क्रीनशॉट वाली। क्लियर हो गया ना? नोट्स बनाने से मतलब है सेपरेट एक रजिस्टर बनाओ, आप मेंटेन करो वोकैब का। वोकैब के मैं बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए ला रहा हूं और आगे भी लाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन करो। मिनिमम 100 आवर्स में आपको वोकैब कराने वाला हूं, ठीक है? चलिए फटाक से आइए, कमेंट में देख रहा हूं। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जी, कैसी कट रही है लाइफ? अच्छी है। चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ आप लोग। और प्लीज कमेंट में कोई मस्तीबाजी नहीं करेगा, रात का टाइम है, हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि जो आपका गुरु आपके लिए मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट आए। जो आप लोग रातों को जग रहे हो उसका एक रिजल्ट आए और आप बहुत ही खूबसूरत एक नौकरी पाए। क्लियर हो गया? जिसकी भी आपकी इच्छा है वो जॉब आपको मिले। चलिए डियर, इन्हीं दुआओं के साथ अब बातचीत स्टार्ट करते हैं। सस्पेंस ये है कि आज हम वोकैब में क्या करने वाले हैं। क्या रूट मेथड से कुछ करेंगे? नहीं, आज मैं कराने वाला हूं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के भी सेशन, कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, उससे पहले एंटोनिम सिनोनिम किए थे, सब मिक्स रखूंगा डियर। ये नहीं किसी एक ही को कराता चला जाऊंगा, उससे बोरियत हो जाती है। सो आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्लियर है जी? फ्रेजल वर्ब्स सबसे मुश्किल बच्चा मानता है, क्यों? क्योंकि उसका करने का तरीका वो गलत रखता है। डियर, फ्रेजल वर्ब जिस तरीके से मैं कराता हूं इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है मेरे बच्चे, बस उस तरीके में आप ढल जाओ। जितनी जल्दी ढलोगे उतनी सगुन से फ्रेजल वर्ब्स याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। करें सेशन स्टार्ट करें। अब सभी आ गए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, एक का नाम लेता हूं, दूसरा बुरा मान जाता है। ठीक है जी? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेजल वर्ब में अपने आप में, और कोई भी एक काम कर, कोई भी बच्चा जो है कमेंट ध्यान रखना, अगर रेलिवेंट हो तो मुझे बता देना। क्लियर हो गया? चलिए डियर, कैमरा क्वालिटी साउंड एकदम ओके है फाइनली। देखो आज जो हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स में, ध्यान से सुनना, आपको मैंने बता रखा है फ्रेजल वर्ब क्या है। वोकैब सेशन नंबर 6, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वोकैब सेशन नंबर 6 जो मैंने लिया था बच्चे, वो शायद 1.5 घंटे का सेशन है, उसमें मैंने यही बता रखा है फ्रेजल वर्ब क्या है। सो वोकैब नंबर सेशन नंबर 6 जरूर देख लेना, ये जानने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है। शॉर्ट में बता देता हूं बच्चे कि जब हम वर्ब पर एक प्रेपोजिशन फिक्स कर देते हैं सो वो वर्ब अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग ही देना स्टार्ट कर देती है। अगर ये फ्रेज बन गई और ये वर्ब की तरह यूज होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी? बहुत शॉर्ट में बताया मेरे बच्चे, बाकी 1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है, वोकैब सेशन नंबर 6 में आप लोग देख लेना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है आपका रिस्पॉन्स, इतना पॉजिटिव रहता है, आप लोग रात को पढ़ने के लिए तैयार रहते हो, इसलिए आपका गुरु हर रात को आके आपसे मिलने की कोशिश करता है। क्लियर है? चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब अब क्या है, देखो इसको विद एग्जांपल बताते हुए चलूंगा। आपको पता है तो आंसर कमेंट में लिखते रहा करो, जो भी मैं पूछूं कमेंट वो क्या करो। ठीक है? देखो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है कंप्लेन। अब देखो कंप्लेन तो आपको पता है क्या होता है, ये पी है डियर, कंप्लेन तो आपको पता है क्या होता है, बट जब मैंने इसको एक प्रपोजिशन दी कंप्लेन ऑफ, सो इसने अपना मीनिंग चेंज किया। इसी का नाम है डियर फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब ये ऑफ इसके साथ अपने आप में फिक्स रहेगी और ये अपने आप में एक फ्रेज की तरह काम करेगी और ये फ्रेज वर्ब का काम करेगी, वो फ्रेजल वर्ब होगी। अब डिपेंड है कि कंप्लेन ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं देख रहा हूं बच्चे, कमेंट प्लीज रेलिवेंट रखो। कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है टू सफर फ्रॉम, किसी चीज से सफर करना, टू सफर फ्रॉम, किसी चीज से सफर करना, और वो चीज क्या होगी? डिजीज, किसी बीमारी से सफर करना, उसके लिए हम यूज करते हैं कंप्लेन ऑफ। देखो ये चीज हम हिंदी लैंग्वेज में भी यूज कर लेते हैं, कहता है मुझे लग रहा है थोड़ी जुखाम की शिकायत है, यूज करते हैं ना। ये कंप्लेन शिकायत वाला शिकायत नहीं है, ये शिकायत है जब हम बोल देते हैं मुझे आज थोड़ा बुखार की शिकायत है, इसका मतलब आप सफर कर रहे हो किससे? फीवर से। सो सफर करना किससे? डिजीज से सफर करना, उसके लिए यूज कर लिया जाता है डियर कंप्लेन ऑफ। मुझे इस चीज की शिकायत है आज,
तो याद रखना, ऑफ याद हो जाएगी ना, हिंट मिली ना, हिंदी में भी यूज करते हैं ये। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग देखोगे तो बीमारी की शिकायत होना, उसके लिए आप कह सकते हो। तो सफर फ्रॉम, किससे सफर करना? डिजीज से सफर करना। चलो डियर, एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अगर हम जब तक फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल नहीं देखेंगे वो समझ नहीं आने वाली। दूसरा डियर, मैं कमेंट इसलिए नहीं देख रहा, वोकैब सेशन को मैं ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करता हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं। रीजन है, आप वोकैब सेशन एक बार नहीं मेरे बच्चे बार बार देखोगे, क्योंकि एक बार से जब दोबारा रिवाइज करने का मन करेगा, वीडियो आपके पास सेव है, दोबारा भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बातचीत कम और मतलब कमेंट के आंसर कम और ये चीज ज्यादा करना चाहता हूं। चलिए बात करते हैं। तो सफर फ्रॉम डिजीज, किसी भी चीज से, जैसे कल उसको हेडेक की शिकायत थी, अब मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, कल उसको हेडेक की शिकायत थी, सो मैंने वहां यूज किया उसको, इसका मतलब मैंने ही लिख दिया। अब कंप्लेन वर्ब है तो मैं उसकी कौन सी फॉर्म यूज कर लूं? सेकंड फॉर्म, ही कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक। बेटा हेडेक से पहले आर्टिकल ए क्यों आता है? वो आर्टिकल का काम है, वहां जानेंगे। ही कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक यस्टरडे, कल उसको सिर दर्द की शिकायत थी। बन गए ना अपने आप से इंग्लिश। ट्राई टू यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन योर लाइफ एज वेल, अपनी लाइफ में भी यूज करने की कोशिश करो, खाली पेपर तक सीमित मत रहो, स्पोकन भी सुधर जाएगी मेरे बच्चे। चलिए, कंप्लेन ऑफ आसान हुआ, समझ आया कि नहीं आया? हाथ उठाते चलना, समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेज करो, समझ आया नहीं आया? ठीक है जी। चलिए बात करते हैं सेकंड की। अब ये है जी, अब आपने वर्ड सुना है कंडेम। अब कंडेम वर्ड तो सुना है, कंडेम मतलब निंदा करना, आप जानते हो कंडेम भी अपने आप में वर्ब की तरह भी यूज होता है। और जब इसको आप वर्ब की तरह यूज करते हो तो यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज समथिंग और क्रिटिसाइज समबडी। आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो कि ये जो तूने किया ये अच्छा नहीं है, उसकी निंदा कर रहे हो, उसके लिए वर्ब यूज की जाती है कंडेम, सही है। बट अब मैं कंडेम को बदलने वाला हूं और कंडेम के साथ एक प्रेपोजिशन लिखने वाला हूं टू। अब ये कंडेम नहीं बना, ये बच गया कंडेम टू। अब ये टू आने से क्या हुआ? अब टू आने से क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कंडेम टू का मतलब क्या होता है? अब निंदा तो हो गई, हाँ, अब निंदा होके अगर उसने कुछ बुरा किया है सो समय आ गया है उसको सजा देने का। इसलिए जब आप कंडेम टू यूज करते हैं, कंडेम टू यूज करते हैं, उसका मतलब होता है डियर किसी को पनिशमेंट देना, ठीक है ना। मैंने बोला निंदा तो हो गई, अगर उसने कुछ बुरा किया तो उसको क्या दोगे? सजा। इसलिए याद रखना, जब आप यूज करते हैं कंडेम टू, क्लियर हो गया, तो यूज करते हैं उसका मतलब हो जाता है क्या देना? पनिशमेंट देना। बच्चे ये हिंदी के लिए हो गया। अगर आप नॉर्मल लिखना चाहो तो आप लिख दो टू गिव समबडी, टू गिव समबडी a particular punishment, to give somebody a particular punishment। क्लियर हो गया? जैसे आपने सपोज कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फैसला आया, उसने जो एक्यूज था उनको डेथ की सजा दे दी, तो आप यही से बनाने की सेंटेंस की कोशिश करोगे। ध्यान से सुनो, मैंने यूज किया द एक्यूज्ड। अब देखो क्या किया गया, उसको डेथ की सजा दी गई थी, तो इसका मतलब बच्चे मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। द एक्यूज्ड वॉज कंडेम्ड टू डेथ, द एक्यूज्ड वॉज कंडेम्ड टू डेथ। अब बना दिया ना हमने उसको किसकी सजा दे दी गई? डेथ की सजा, पनिशमेंट दे दी गई। तो आप इस चीज को यहां यूज कर सकते हो। सपोज करो उसको 5 साल की सजा दे दी, तो 5 ईयर वहां पर आप जेल लिख सकते हो उसको। क्लियर हो गया ना? द एक्यूज्ड वाज कंडेम्ड टू 5 ईयर जेल, आप वहां लिख सकते हो। डेथ है तो डेथ लिख सकते हो। दोनों आसान हुई, 2 फ्रेजल वर्ब। चलिए माय डियर, स्पीड ठीक है ना मेरे भाई? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? क्लियर ना? फास्ट तो नहीं है? स्पीड बताइए, फास्ट है तो मैं स्लो करूं? ठीक है, ठीक है। करें आगे। जयदीप सर फैन क्लब, ठीक है बच्चे, नाम रखा हुआ लोंडे ने। चलिए डियर, फैन हो आप मेरे, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। चलिए जी, बात करते हैं आगे, थर्ड की बात करते हैं। बस जयदीप सर फैन क्लब, बस बेटा बस। अब देखो ज्यादा कमेंट मत करो, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। देखो थर्ड में बात करते हैं कंसिस्ट। मैंने लिखा कंसिस्ट, आप जानते हैं क्या है, बट यहां मैंने कंसिस्ट को शायद याद रखना आप सबको पहले से भी पता है, कॉमन यूज करते हैं हम इस चीज को, कंसिस्ट इन। अब ध्यान से सुनना, कंसिस्ट इन, किसी चीज में कंसिस्ट ही हो जाना, इसका मतलब आप कर रहे हैं उस चीज पर डिपेंड, टू डिपेंड ऑन।
किसी चीज पर क्या हो जाना, किसी भी चीज पर क्या हो जाना, निर्भर हो जाना, कि आप उसी पे डिपेंड कर गए, उसको बोल देते हैं यहां पर। क्लियर हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं टू हैव समथिंग, टू हैव समथिंग एज अ मेन पार्ट, किसी चीज का आपकी लाइफ में या आपके लिए मेन पार्ट की तरह ही हो जाना, मतलब असेंशियल पार्ट भी आप यहां कह सकते हो। टू हैव समथिंग एज एन असेंशियल पार्ट और टू हैव समथिंग एज अ मेन पार्ट। कोई भी चीज आपके पास एक मेन पार्ट की तरह है, एक असेंशियल पार्ट की तरह है, इसका मतलब आप उस चीज पर क्या हो, डिपेंड हो, उसके लिए आप कंसिस्ट इन बोल देते हैं। एक बात बताओ, हैप्पीनेस, खुशी किस चीज में है? खुशी उस चीज में है माय डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास है, उसको लेकर मस्त मौला रहो। क्लियर हो गया ना। सो खुशी किस चीज में है, जो भी आपके पास है उसको लेकर आप एकदम मस्त मौला रहो। चलो इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जो बात अभी मैंने हिंदी में बोली उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला खुशी, इसका मतलब क्या बोला बच्चे, हैप्पीनेस। मैं पता है ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, ये लिखवा लिखवा के क्यों कर रहा हूं, पहले हिंदी क्यों बोलता हूं, ताकि आप मेरे साथ उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप सेंटेंस मेकिंग सीखोगे, आपके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में काम आएगी, रियल लाइफ में काम आएगी। कल को आपके कंधों पे मुझे स्टार नजर आ रहे हैं, जो वो स्टार लगेंगे जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो आप हिंदी में बोलते हुए कतई अच्छे नहीं लगोगे। एक SBI PO में सिलेक्ट हुआ स्टूडेंट हिंदी में बात करेगा, जचेगा नहीं। सो इसलिए सेंटेंस मेकिंग मेरे साथ साथ सीखना। मैंने क्या बोला, खुशी उसी में डिपेंड करती है, खुशी उसी चीज पर डिपेंड करती है, उसी चीज पर निर्भर करती है जो भी लाइफ में आपके पास है, आप खुश रहो। तो मैंने कोशिश की उसकी इंग्लिश बनाने की, तो बेटा मैंने क्या लिख दी, हैप्पी और हैप्पीनेस। और आप भी कोशिश करो कमेंट में बनाने की। क्लियर हो गया। देखो हैप्पीनेस कंसिस्ट इन, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन क्या चीज होने में, इन बीइंग सेटिस्फाइड। क्लियर है ना। बीइंग सेटिस्फाइड इसका मतलब क्या हो जाना, चीजों से सेटिस्फाइड होना। बीइंग सेटिस्फाइड किस चीज से सेटिस्फाइड, विद। अब देखो बेटा सेटिस्फाइड के साथ भी विद लगाते हैं इस तरीके से, सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। क्लियर हो गया। सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। तो हैप्पीनेस पढ़ो मेरे साथ एक बार, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। आपकी खुशी इसी में है कि आप सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें जो भी आपके पास है। बनाना सेंटेंस मेकिंग हुई ना। तो ये आ गया हमारे पास कंसिस्ट इन। कितनी फ्रेजल वर्ब हो गई, 3। रिवाइज नहीं करा रहा मैं, आप वीडियो दोबारा से देखना, अपने आप रिवाइज होंगे मेरे बच्चे। क्लियर हो गया। स्पीडोमीटर है, आप स्पीड बढ़ा के उस चीज को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ की बात करते हैं। अब मैंने किया एक प्यार से यूज किया कॉप, ठीक है। मैं ब्लू से लिख देता हूं इसको। देखो ये है एक वर्ड कॉप। अब अगर मैं कॉप को समझने की कोशिश करता हूं तो याद रखना कॉप अपने आप में वर्ब भी होती है डियर। कॉप अपने आप में एक वर्ब भी होती है, ठीक है। जब कॉप अपने आप में वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है कैच करना या अरेस्ट करना, पकड़ना या अरेस्ट कर लेना। कॉप अपने आप में वर्ब होती है, याद रखना। फ्रेजल वर्ब नहीं बोली मैंने, नॉर्मल बताई है। कॉप अपने आप में वर्ब होती है, जो नाउन की नहीं कह रहा मैं, कॉप को एज अ वर्ब बता रहा हूं बेटा। कॉप अपने आप में वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कैच करना या अरेस्ट करना। अब देखो इसको फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, कॉप आउट ऑफ। कॉप आउट ऑफ ये चीज फ्रेजल वर्ब में यूज की जाती है। सो फ्रेजल वर्ब ये बनी। ये तो मैंने कॉप एज अ वर्ब समझाया है, आप चाहो तो इसको सेपरेटली लिख लो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे सेपरेटली लिख लो। कॉप, कॉप अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका मतलब है कैच करना या अरेस्ट करना, ठीक है जी। कॉप आउट ऑफ, अब आप उस चीज से क्या हो गए, बाहर हो गए। कॉप आउट ऑफ, अगर आप किसी चीज से पकड़े हुए, किसी चीज में जुड़े हुए हैं, उससे आप क्या हो गए, बाहर हो गए। तो याद रखना कॉप आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को करना आप अवॉइड कर रहे हो, जबकि आपका फर्ज बनता है कि आप वो करें। आपको वो काम करना है बट आप उसको कर रहे हैं अवॉइड। तो इसी का एक सेंटेंस बनाने की हमने कोशिश की। आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड डूइंग समथिंग, अवॉइड डूइंग समथिंग। क्लियर हो गया बेटा। रिलेटेड कमेंट रखो, मैं इससे एक्स्ट्रा जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, आप कुछ भी पूछ लेते हो, ठीक है। रिलेटेड वोकैब से रिलेटेड रखो। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा दोबारा बोलो, रिपीट करने को बोलोगे, मैं कुछ रिपीट करूंगा, इससे रिलेटेड प्लीज पूछो। क्लियर है, डन। और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया करो जब मैं लाइव आऊं ना,
ज्यादातर तो आपको टाइम पता ही है, बाकी कर दिया करो बेटा। देखो, अवॉइड डूइंग समथिंग, कोई भी चीज क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। कौन सी चीज, अवॉइड डूइंग समथिंग दैट वन ought टू डू, इसका मतलब फर्ज बनता है आप वो काम करें बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो करना। फर्ज बनता है आपका वो काम करो बट आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप किसी काम को अवॉइड कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई रीजन रहता होगा ना अवॉइड करने का। अवॉइड करने का रीजन क्या हो सकता है, ध्यान दो, इसमें हम ज्यादातर अवॉइड करने के रीजन में लेके चलते हैं फियर, आपका डर हो सकता है, या आप हो सकता है उस काम को करने में क्या हो, शाई हो। ज्यादातर ये फियर के लिए यूज किया जाता है, ध्यान देना बच्चे। कॉप आउट ऑफ का मतलब है यू आर ट्राइंग टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट इज या कह सकते दैट वन हैव टू डू इट या दैट वन ought टू डू इट। वो काम आपको करना ही है बट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर टास्क, बट आप उस पर्टिकुलर टास्क को क्या कोशिश कर रहे हो, अवॉइड करने की। उसके लिए आप यूज करते हो डियर कॉप आउट ऑफ। और आपके अवॉइड करने का रीजन या आपका डर, फियर हो सकता है, या आपकी शाइनेस, शाई आप हो सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। हुआ जी काम आसान, डन है 4 तक। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी मत करना प्लीज, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। कोई भी कॉपी करता हुआ मुझे नजर ना आए, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, सिर्फ स्क्रीनशॉट। डन है जी, डन है, डन है, डन है, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, डन। देखो अब बातचीत करते हैं आगे। आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना रात को पढ़ना, इसीलिए मैं कह रहा था बेटा कि वोकैब तो सेपरेट की जाए ना, मजा आ जाता है। बच्चे ना बिगड़ गए हैं, वोकैब करके ना खुश नहीं होते। दूसरा क्या रीजन है ना वोकैब ना याद होने का, पीडीएफ की लत पड़ गई है, ठीक है। सब रिटर्न में मिल जाता है, उसको पढ़ के पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, याद नहीं होगी। जब हाथ लिखेगा, जबान बोलेगी और कान ढंग से सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको वोकैब याद ना हो। चलिए माय डियर, बात करते हैं 5th की। अब मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये है कॉर्डन ऑफ, ये फ्रेजल होती है कॉर्डन ऑफ। अब ये कॉर्डन ऑफ क्या होता है, देखो बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा देखो बेफिक्र हो, बड़ा ही लिख रहा हूं। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं कॉर्डन को ही समझने की कोशिश करता हूं। अगर मैं देखूं तो कॉर्डन, कॉर्डन अपने आप में, याद रखना, अपने आप में वर्ब होती है। कॉर्डन अपने आप में वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सील कर देना, किसी भी एरिया को सील कर देना। क्लियर है, किसी भी एरिया को सील कर देना। सपोज अगर ये एरिया सील करना है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया हो गया, इसको सील करना है तो चारों तरफ इसके पुलिस आ जाएगी। इस तरीके से किया जाता है कॉर्डन यूज, चारों तरफ उसके पुलिस खड़ी हो जाएगी, एरिया सील हो जाएगा। जैसा कि अभी कोरोना में हो भी रहा था क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका था और दिल्ली की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। आज सुबह भी मैं क्लास में समझा रहा था बच्चों को। सो अब दोबारा लग रहा है कि दिल्ली में तो लॉकडाउन होगा ही होगा, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो आप लोग भी प्लीज़ घर पे बहुत सेफ रहना बच्चे। सो इस एरिया को इस तरीके से करना, उसके लिए बोल देते हैं हम क्या करना, कॉर्डन करना। तो सर कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या है, बिल्कुल दोनों सेम है बच्चे। कॉर्डन ऑफ भी है कि जब आप किसी भी एरिया को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, टू सील अ प्लेस। ठीक है, जब आप किसी एरिया को सील करते हैं तो उसी के लिए कॉर्डन ऑफ भी यूज किया जाता है। तो सेपरेट भी आपकी वोकैब तैयार होगी और वो फ्रेजल वर्ब में भी तैयार होगी, ठीक है, उसके लिए कॉर्डन यूज कर लेते हैं। एक बात बताओ, पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया था। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया था, तो आप क्या बनाओगे, द पुलिस। अब आपको कॉर्डन की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, कॉर्डन कर दो, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया, पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया था। आप इस तरीके से बना सकते हो, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया। और बहुत से, अब जो न्यूज़पेपर में आपने लाइन पढ़ी होगी डियर, याद रखना, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में वर्ड यूज किया गया था, 3 दिन पहले की बात है, उसमें वर्ड यूज किया गया था जब एरिया सील करने की बात हुई थी। 3 या 4 दिन, आपके कौन सा मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था याद नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर देखते होगे द हिंदू, तो उसके लिए वहां आपने वर्ड यूज किया हुआ देखा होगा, कॉर्डन ऑफ। वहां से ये जो है फ्रेजल वर्ब मैंने ली है, ये न्यूज़पेपर से मैंने ली है। क्लियर है ना, हिंट पे याद रखना, ये न्यूज़पेपर से मैंने ली है भाई। ये न्यूज़पेपर में यूज थी। जब मैं आपको जो वर्ड करा रहा होता हूं ना बच्चे,
वो वोकैब वो होती है जो एग्जाम में आनी है, जिसके 99% चांस होते हैं उसमें से आने के, बिल्कुल बेफिक्र है ना। चलो बात करते हैं अगली फ्रेजल वर्ब की। अब ये है जी कॉटन। आपने बोला अरे ये तो आसान सा वर्ड है सर, कॉटन तो हमने सुनी है, रुई जिसको बोल देते हैं कॉटन तो हमने सुनी हुई है, एक वाइट फाइब्रस सब्सटेंस होता है। मैंने बोला वो नहीं बात कर रहा, कॉटन याद रखना, कॉटन एक तो अपने आप में होता है नाउन, चलो रुई वगैरह आप बोलते हो जानते हो, एक कॉटन डियर अपने आप में होता है वर्ब, कॉटन अपने आप में वर्ब भी होता है। अब आता है कि सर वर्ब की तरह ये मीनिंग क्या देता है, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करें समझना, बिगिन टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी चीज को स्टार्ट कर दें समझना। बट जब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो ज्यादातर क्या आपको ये लिखा दिखाई देता है कॉटन ऑन, आप उसके साथ प्रपोजिशन देखते हो कॉटन ऑन, ठीक है। और इसको मैं और थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं, समझाता हूं, देखो क्या होगा। वर्ब में ऐसे लिख लेते हैं, जब ये कॉटन वर्ब की तरह यूज होता है तो ये आता है कॉटन ऑन, ठीक है, कॉटन ऑन। सो कॉटन ऑन है किसी चीज को समझने की, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को समझना स्टार्ट कर देना, बिगिन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। जब आप कॉटन ऑन लिख देते हैं, कॉटन ऑन लिख देते हैं, सो उसके बाद आता है जिस चीज को आप समझना स्टार्ट कर देते हैं टू, ये एक साथ नहीं अलग अलग है, कॉटन ऑन टू। सो कॉटन ऑन का अपना मीनिंग आया कि कुछ चीज समझना स्टार्ट कर देना, बट किस चीज को समझ रहे हो उसके लिए लगाया जाता है टू, टू प्रपोजिशन है डियर, इसके बाद इसका आ जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, कॉटन ऑन टू, कॉटन ऑन टू। क्लियर हो गया। चलो एक बात बताओ, सपोज आप किसी को कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पास्ट की कोई बात है, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो पर वो समझ नहीं रहा है, फिर आपने बोला यार मैंने उसको बहुत समझाया, फिर बाद में ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसने समझना स्टार्ट कर दिया था जो मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा था। हम मेरे हिंदी का सेंटेंस सुनो, इसको इंग्लिश बनाते हैं। उसने समझना स्टार्ट कर दिया था जो मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा था, उसने समझना स्टार्ट कर दिया था जो मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा था। चलो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलूंगा, ही, दिख रहा है नीचे, ऊपर लिख दूं, बट ऊपर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पे एडजस्ट करो, मिटाना पड़ जाएगा। ही कॉटन ऑन टू, ही कॉटन ऑन टू, उसने धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दिया, क्या, ही कॉटन ऑन टू व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू से, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था उसने वो समझना स्टार्ट कर दिया था, वो बनी कॉटन ऑन टू। सो कॉटन ऑन समझना स्टार्ट कर देना, क्या चीज समझनी है उसके लिए फिर टू और एक एक्स्ट्रा प्रपोजिशन यूज की जाती है। सो यहां आएगा कॉटन ऑन टू। क्लियर हो गया। फ्रेजल वर्ब 6 हो गई। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो प्लीज, कॉपी नहीं, स्क्रीनशॉट लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पे बात करते हैं, इतना टाइम काफी है, स्क्रीनशॉट हुआ होगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे की चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक 6 फ्रेजल वर्ब्स हमने कर ली, जिनको बहुत अच्छे से की नहीं, बहुत अच्छे से समझा, ताकि ये फ्रेजल वर्ब जब फिलअप्स या क्लोज टेस्ट में यूज होंगी ना मेरे बच्चे, तब आप इनको कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे देखो, हमारे पास है सेवेंथ है जी कफ। अब देखो कफ के साथ जोड़ा जाता है अप, कफ अप। अब आप सोचोगे सर कफ तो हमने नाउन की तरह यूज किया है, बलगम को जो हम बोल देते हैं नाउन की तरह देखा है। बिल्कुल जी नाउन की तरह होता है, बट ध्यान दो डियर, अब देखो फ्रेजल वर्ब मेरा काम सिर्फ रटाना नहीं है, आपको समझाना है, इसलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कफ अपने आप में वर्ब भी होती है, कफ अपने आप में वर्ब भी होती है। दूसरा, आप वो स्टूडेंट्स मत बनना जो गिनती गिनते हैं। गिनती पता है कैसे गिनते हैं? 5 मिनट में 5 वोकैब याद करते हैं। चलो चमत्कारी बाबा मत बनना, समझ लेना। कफ अपने आप में एक वर्ब की तरह यूज होती है, जिसमें ऐसे जब आप होता है ना बोल, आप सपोज करो आप बोलने की कोशिश करो और एकदम आप करते हो बोलने की कोशिश करो एकदम, इसका मतलब जब लंग्स से एकदम से आप एक्सपेल करते हो ना एयर, उसके लिए भी कफ यूज किया जाता है, वर्ब की तरह, एक एक्शन की तरह। जैसे सपोज करो वो बोलने की कोशिश कर रहा था बट सडनली उसने कफ किया, इसका मतलब आप बोल सकते हो ही
tried to speak and started to cough। आप इसको एज अ वर्ब इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है कफ को एज अ वर्ब, अगर एज अ वर्ब भी एग्जाम में ये दिखे तो गलत नहीं, ये सही होगी। सही सीख। नेक्स्ट, अब मैंने उसमें एक प्रपोजिशन अप ऐड किया और मैंने बोला कफ अप। अब इसका मीनिंग तैयार क्या हुआ, देखो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया। इसका कुछ और मीनिंग है, इसका कुछ और मीनिंग है। बट मैं हिंट देता हूं, जब वो एकदम से ऐसे खांसते हैं तो आप खांसना चाहते थोड़ी ना है, वो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। अब कफ अप का मतलब क्या होता है? कफ अप का मतलब होता है कोई चीज हैंड ओवर करना बट आप देना नहीं चाहते। सपोज करो आपसे कोई गलती हो गई, आपको चीजों को सेटल करना है, सेटलमेंट के लिए आपको कुछ अमाउंट देना होगा बट आप देना नहीं चाहते। सो यू हैव टू कफ ऑफ द अमाउंट, यू हैव टू कफ ऑफ द अमाउंट। आपको अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गिव द अमाउंट बट यू डू नॉट वांट टू गिव द अमाउंट। आपको अमाउंट देना तो है बट आप देना नहीं चाहते, इसके लिए कफ अप यूज किया जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टू हैंड ओवर अनविलिंगली, टू हैंड ओवर अनविलिंगली। आप दे तो रहे हैं बट आपकी इच्छा नहीं है उस चीज को, उस अमाउंट को देने की। ठीक है, ऐसा कई बार ऐसा भी होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हैं। सपोज करो भाभी जी और आप गए हैं, भाभी जी को कुछ पसंद आ गया, आपने प्राइस टैग देखा, आपने बोला यार महंगा है, आपने बोला इज्जत की बात है, चल कोई नहीं छोटे, दे दिया। तो अब आप वो अमाउंट देना नहीं चाहते ड्रेस के लिए बट आपको देना पड़ा, तो आपको वो अमाउंट देना पड़ा। आपको, मेरे भाई साहब जरा बताओ मैं इंग्लिश क्या बनाऊंगा? मुझे वो अमाउंट उस ड्रेस के लिए देना पड़ गया था, मुझे वो अमाउंट उस ड्रेस के लिए देना पड़ गया था। अब देखो मुझे देना पड़ गया था, सो उसके लिए आपको पता है आप क्या यूज कर सकते हैं? हैड टू। आई नहीं, मैं तुम्हें ही लिख देता हूं भाई यू, ठीक है, हैड टू। अब देखो यू हैड टू, आपको पता है ये मॉडल होता है अपने आप में, पार्शियल मॉडल होता है, उसकी बात नहीं करूंगा, नॉर्मल देख लो। यू हैड टू, क्या करूंगा मैं? यू हैड टू कफ ऑफ द अमाउंट। आपको अमाउंट क्या कर गया था? देना पड़ गया था। किसके लिए? ड्रेस के लिए। तो आप क्या लिख दोगे? फॉर द ड्रेस। ठीक है मेरे भाई, आए ना सेंटेंस मेकिंग? साथ साथ बताओ, ये तरीका आ रहा है ना समझ? मजा आया कि नहीं आया? चलो हैंड रेज करो मजा आया? बताओ फटाफट बताओ, अच्छा लग रहा है ना? चलो मेरे भाई बातचीत करते हैं अब आगे, ठीक है पक्का? चलो एक देखो, ये है जी काउंट फॉर। अब मैं करा रहा हूं काउंट फॉर। अब सर काउंट का तो अलग मीनिंग होता है, गिनना आप वो जानते हो, वर्ब होती है, बट यहां काउंट फॉर का मतलब क्या होता है? काउंट फॉर, उस चीज के लिए आप गिन रहे हो, उस चीज के लिए काउंट फॉर, उस चीज के लिए आप गिन रहे हो, तो वो चीज आपके लिए बड़ी यूजफुल है। सो बड़ी यूजफुल हो जाना, इंपॉर्टेंट हो जाना, उसके लिए आप ये यूज करते हो। सो आप कह सकते हो टू बी इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो यूजफुल। इंपॉर्टेंट और यूजफुल, ठीक है। किसी भी चीज का बहुत अहमियत हो जाना, बहुत यूजफुल हो जाना, उसके लिए काउंट फॉर यूज किया जाता है। सेंटेंस क्या बनाओगे? ये बनाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। देखो टू बी इंपॉर्टेंट, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट फॉर होगी ना, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ जरा कोशिश करो माय डियर। चलो कोशिश करो, तुम बनाओ पहले सेंटेंस, आज ना कमेंट करो। दोनों स्पीड और एक्यूरेसी जरूरी होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बनाओ, चलो कोशिश करो, कोशिश करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोशिश करो, करो। अब अगर टाइप भी नहीं कर पा रहे तो दिमाग में सोचो, कोई गल नहीं, पूरा सेंटेंस आपको टाइप करने में देर हो जाएगी, वो इंतजार करना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे दिमाग में सोचो। बेटा पहले सेंटेंस पहले स्टार्ट करो, ऐसे नहीं, पहले से स्टार्ट करो। दोनों मतलब बोथ, दोनों, ठीक है, एक्यूरेसी और एंड स्पीड जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ऐसे बनाओ, तुम उल्टा लिख रहे हो।
देखो तो कैसे बनाओगे, बोथ, अब मैंने स्टार्ट कर दिया ना, मैंने तो इसीलिए तो ऐसे ही तो बोलता चला गया था, बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी काउंट फॉर, काउंट्स मत करना क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, स्पीड और एक्यूरेसी, काउंट फॉर, अब हमने बना दी काउंट फॉर, किसमें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बन गए ना मेरे भाई, बताओ, सिंपल नहीं थी, कोशिश तो करो, बनेगी। बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी काउंट फॉर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेटा ये अलग है, क्लियर हो गया। और हमने यहां से ये फ्रेजल वर्ब चुरा ली, इंपॉर्टेंट होना, अब आया ना इसका मीनिंग समझ, काउंट फॉर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट हो, दोनों ही चीजें गिनी जाएंगी, इसका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बना जी, चलिए 9th की बात करते हैं, एक और फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। काउंट से ही बनती है काउंट ऑन, काउंट से ही बनती है काउंट ऑन। अब काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर डिपेंड कर जाना, टू डिपेंड ऑन, टू डिपेंड ऑन, किसी चीज पर डिपेंड कर जाना। बच्चे मैं इंग्लिश में लिखता हूं, एक दो बच्चा कह रहा है हिंदी बताओ, हिंदी बताओ, बेटा हिंदी जो मैं कह रहा हूं उसकी एक्सप्लेनेशन ही लिखो, वो इनफ है, हिंदी मत लिखा करो एग्जैक्टली, और इनकी हिंदी नहीं आती एग्जैक्टली, इनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है बच्चे, हिंदी विंदी नहीं मिलेंगी तुम्हें इनकी कहीं भी। सो बताओ काउंट ऑन का मतलब क्या है, किसी चीज पर निर्भर हो जाना, ये निर्भर को छोड़ दो मेरे बच्चे, डिपेंड का तो सबको ही पता है, किसी चीज पर डिपेंड हो जाना, क्लियर हो गया, काउंट ऑन है। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला भाई साहब किस चीज पर डिपेंड हो जाना, क्या बनाओगे, इसी से बना दो, स्पीड और एक्यूरेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, इससे बनाओ कि मेहनत जरूरी है, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, मतलब आपको डिपेंड होना होगा अपनी मेहनत पर भी, किस्मत पर हमेशा डिपेंड मत रहना। चलो इस टाइप का कोई सेंटेंस बनाते हैं। सो हमने बनाया फॉर योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए, फॉर योर सक्सेस यू मस्ट काउंट ऑन, अब देखो यू मस्ट काउंट ऑन योर लेबर नॉट लक, आपकी सफलता के लिए आपको काउंट ऑन होना चाहिए आपकी मेहनत पर, किस्मत पर नहीं, क्लियर हो गया ना, सिंपल सा सेंटेंस बना दिया आपके लिए। और ये देखो मैं ट्राई करता हूं सारे सेंटेंस इस टाइप से बनाऊं जिसमें वो वर्ड यूज हो और वो सिंपल तरीके से वर्ड यूज हो, ताकि आप सेंटेंस को अपने आप से रिलेट कर पाओ। लो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर करता हूं मैं बातचीत आगे ना, हो गया, इनफ है मेरे को, हालांकि यही हटाना है बस 7, उसके ऊपर ही चल जाएगा, इतना ही मिटाना है बस, बाकी आप आराम से कॉपी करना मेरे भाई अभी। चलिए जी एक और करते हैं, अपने आप में फ्रेजल वर्ब हो गई हमारी 10। 10 क्या है, ध्यान से सुनो, ये है जी काउ डाउन। अब आप बोलोगे सर काउ तो हमारी गाय माता होती है, हमारी गौ माता को काउ बोल देते हैं हम, तो काउ जो है, काउ वर्ब की तरह भी यूज होता है, केस में काउ डाउन एक वर्ब की तरह यूज करते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब की तरह। अब सवाल उठता है कि सर काउ डाउन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, बेटा इसका मतलब होता है डराना, इसका मतलब है डराना, धमकाना, उसके लिए काउ डाउन यूज किया था ना, डाउ, काउ डाउन करना, क्लियर करना, क्या करना, डराना या धमकाना, जिसके लिए आप कह सकते हो टू, एक और वर्ड करा देता हूं, आपने सुना होगा इंटिमिडेट, ये भी वर्ब होती है, ये भी वर्ब होती है, ठीक है, जिसको आप क्या कह देते हो, डराना, हिंदी लिख देना मेरे बच्चे, डराना। सो काउ डाउन टू इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट करना। अब इसके लिए देखो सर ये कहां से मिली मेरे बच्चे, ये भी मुझे मिली न्यूज़पेपर, ये फ्रेजल वर्ब भी मुझे मिली न्यूज़पेपर से। कैसे मिली न्यूज़पेपर से, देखो इसको हटा रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे मिली। अभी अभी कुछ दिन पहले चाइना वाले अपनी मिलिट्री की एक्टिविटीज से इंडिया को डराने की कोशिश कर रहे थे। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लम्हों पहले की बात है, चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज थी उनसे वो इंडिया को डराने की कोशिश कर रहे थे, काउ डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। वो न्यूज़पेपर में लाइन थी, अभी बताऊंगा मैं क्या थी। तो हमारी साइड से जो पीएम का डिसीजन गया, वो गया कि हम नहीं डरने वाले, मतलब हम काउ डाउन नहीं होने वाले तुम्हारी इन एक्टिविटीज से, और उनको धूल चटा के आए हैं। अब चाइना इंडिया से कह रहा है कि ठीक है हम कुछ समझौते से, बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता है। ये चीज वही है,
और यहां पर एक और रिक्वेस्ट करूंगा, चाइनीज गुड्स कोई ना खरीदे, खरीदी हुई को मत फेंक देना, खरीद ली सो खरीद ली भाई, उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना बेटा, वो तो पैसा जा चुका है हमारा, ठीक है, उसका तो कुछ होना नहीं है, वो दुश्मनी, बेवकूफी और समझदारी में फर्क रखना, क्लियर हो गया ना। तो अंधेपन में कुछ मत करना, जो चाइनीज है चलो उसको भी जला देगा, उसको रखो, वो तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, पैसा जा चुका है उनके पास, आगे नई चीज ना लें, क्लियर हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे। तो अब भी काउंटडाउन में हमने देखा, तो हम क्या कह सकते हैं, द पीएम, क्लियर हो गया, द पीएम हैज टोल्ड दैट, द पीएम हैज टोल्ड दैट वी, हम नहीं डरने वाले, वी विल नॉट काउ डाउन, वी विल नॉट काउ डाउन बिफोर चाइना, क्लियर हो गया। और उसमें आप लिख सकते हो बिफोर द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ चाइना, आप यहां लिख सकते हो सपोज बिफोर द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ चाइना, क्लियर हो गया ना डियर। इस तरीके से है। अब ये मैं न्यूज़पेपर से भी उठाता हूं वो कैब, आपकी जो है ट्रेडिशनल वो कैब भी फॉलो करता हूं जो पहले एग्जाम में आती हुई है, तब जाके मैं ये चीजें कर रहा हूं। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात अब सुनना मेरे बच्चे, मैं क्या करने वाला हूं थोड़े टाइम में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए वो कैब डालने वाला हूं, असेंशियल वर्ड पावर, पहले भी डाली थी मैंने, उसको मैं डालने वाला हूं, असेंशियल वर्ड पावर डालने वाला हूं। वो असेंशियल वर्ड पावर में वो वर्ड्स होंगे जो आपको पता होने ही चाहिए, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, वो असेंशियल वर्ड होगी A to Z, असेंशियल वर्ड पावर उसकी हेडिंग होगी, A to Z वो वर्ड्स होंगे, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपके लिए ये होमवर्क बन जाएगा। और डियर मैं तो आपके साथ हूं, आपका गुरु जयदीप सिंह हमेशा आपके साथ है, मैं वो कैब कराता रहूंगा, ये सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे, क्लियर है। 10 फ्रेजल वर्ब से ज्यादा क्यों नहीं कराता, उसका रीजन है मेरे बच्चे, फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में ही याद होती, अच्छी लगती हैं, एकदम भंडारा बना दोगे सब बर्बाद हो जाएगा, सो बर्बाद ना हो। दूसरी बात, जाते जाते हमेशा मैं कोशिश करता हूं आपको मोटिवेट करूं, आज इसी तरीके से मोटिवेट करूंगा बच्चे, हमेशा याद रखना, अगर आपको अपना फ्यूचर बेहद अच्छा बनाना है तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई। सबसे पहले बच्चे पढ़ाई मत लेके आना, पहले हेल्थ लेके आना। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के अपना जिम चला जाऊं, क्या, बिल्कुल भी नहीं। सुबह उठ के अपना, अब तो वैसे भी जिम तो खुले ही नहीं है, सुबह उठो अपना छत पे टहलो, घूमो, ठीक है, थोड़ा सा योगा करने की कोशिश करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई, मोर देन इनफ है। और खाओ अच्छा, घर पे का ये मतलब नहीं है अपना दही बल्ले कुछ भी खाते रहे, घर का तो खैर कुछ भी खाओ सब अच्छा ही होता है, बट तला हुआ इग्नोर करना, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अच्छा खाओगे, पेट में थोड़ी जगह रहेगी, तो पढ़ने के लिए दिमाग में भी जगह बनेगी। ज़्यादा खाओगे बच्चा, खाते ही रात को नींद आएगी, क्लियर हो गया ना। सो अभी सेशन में एंड कर रहा हूं, पर सोना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ही रखना है, हल्का खाया करो डिनर में ताकि आप रात भर पढ़ पाओ। दूसरा, डाइट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो इसमें मैंने बताया भी है मैं क्या अपनी डाइट रखता हूं, मैं अपनी हेल्थ कैसे फिट रखता हूं, मैंने वो भी बताई है। और बार बार मैं आपको हेल्थ के लिए भी मोटिवेट करूंगा, पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करूंगा। एक अच्छे गुरु का फर्ज भी बनता है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को हर साइड से प्रोटेक्ट करता हुआ चले, हर चीज़ में गाइड करता हुआ चले। सिर्फ पढ़ाने तक एक गुरु कभी सीमित नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका एक गुरु आपके साथ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा मेरे बच्चे, आपको हर चीज़ में मैं मोटिवेट करूंगा। अपनी हेल्थ भी अच्छी रखो, अपने विचार भी अच्छे रखो, अपनी नीयत भी साफ रखो, माँ बाप की हमेशा सेवा करो, माँ बाप की सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है, उस धर्म को निभाओ, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो और उनका सर कभी झुकने मत देना। ये बात दिमाग में रखोगे, रात भर अपने आप पढ़ते जाओगे। तो इन चंद शब्दों के साथ आपका गुरु आपसे विदा लेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवान करे आपको बेहद जल्द सक्सेस मिले, बेहद जल्द मिले। जय हिंद।